प्रधानमंत्री मोदी के बड़े अब तक के सबसे लंबे रोड शो में तमाम लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी मतलब गुजरात। तो बीजेपी कितनी मजबूती के साथ इस बार आगे आई? मैं इतना ही कहूँगी कि कल का प्रधानमंत्री जी का रोड शो इस बात का संकेत है कि जब बेटा घर आता है तो छाती स्वाभिमान से, प्रेम से फूल जाती है। और जनता जनार्दन ने जिस श्रद्धा के साथ, जिस सम्मान के साथ कल नरेंद्र भाई का स्वागत किया और उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया, और बड़ों ने जो नरेंद्र भाई को आशीर्वाद दिया, यही तो गुजरात का असली संस्कार है और यही तो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। सेकेंड फेज में, क्योंकि कल हमने देखा कि बम्पर वोटिंग वहां हुई जहां बीजेपी का गढ़ था, यहाँ पर अब कितनी मजबूती से सेकंड फेज में बीजेपी उतरने जा रही है? किसने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ नहीं है? ये भी है। नितिन भाई खड़े हैं, इन्होंने अपने पूरे केम छे बेटा नाम हाँ जी, सेकेंड फेज में कितनी मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव में उतरे? मुझे लगता है कि पहले फेज में ही संकेत मिल गए हैं, बीजेपी के जीत के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन विशिष्ट बात यह है कि वोटिंग होने से पहले ही जब मीडिया के पर्सनल जनता से बूथ पर प्रश्नावली लेकर गए तो जनता ने कहा कि हम उतर रहे हैं बूथ पर सिर्फ भाजपा को वोट देने के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिस प्रकार से जनता ने इस्तकबाल किया, हाथ तक नहीं मिलाया, और जिस प्रकार से गांधी परिवार इस पूरे चुनाव में कहीं नज़र नहीं आया, ये इस बात का साफ संकेत है कि पुनः न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन एक लंबे अंतराल में सतत सेवा का भाव लेकर भाजपा जो इस प्रदेश में सेवा दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ी जीत है। खड़गे जी ने जो पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर आप क्या कहें? मैं इतना ही कहूँगी कि जो पार्टी रिमोट कंट्रोल से गांधी खानदान के इशारे से चलती है, उसमें उनके नव स्थापित, और नियुक्त नहीं बोल रही हूँ, निर्वाचित नहीं बोल रही हूँ, नव स्थापित अध्यक्ष को निश्चित रूप से ये सोनिया जी का आदेश रहा होगा कि गुजरात जा रहे हो तो भर भर के मोदी को गाली दो। लेकिन कांग्रेस न जाने कब समझेगी कि जितना कीचड़ मोदी पर उठा लोगे उतना ही कमल जोरदार खिलेगा। इस बार कितनी सीटें पूरे गुजरात? आप ये सोचें कि जो लोग ये शंका व्यक्त कर रहे थे कि होगा या नहीं होगा, अब वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं कि बताओ कितनी सीटें। अब उनके मुख पर भी जब ये प्रश्न आता है तो चेहरे पर एक मुस्कान होती है। पत्रकार मुस्कुराकर ये जानने का संकेत दे रहे हैं कि सरकार तो भाजपा की ही आ रही है और सरकार बहुमत की पार्टी की ही आती है, इसलिए बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्राप्त होगा, ये डंके की चोट पर हम कहते हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ लोगों से कह रही है कि हम लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन वहाँ सत्येंद्र जैन जेल में जो ऐश कर रहे हैं, लोगों से सेवा कर रहा है। आम आदमी पार्टी में सेवा की अलग ही परिभाषा है। हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि भारत की राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जब एक मंत्री जेल में एक बालिका के बलात्कारी से अपनी सेवा ले रहा होगा, और अब तक अरविंद केजरीवाल ने उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, जबकि वही नेता है जिसको अरविंद केजरीवाल जी भारत रत्न देना चाहते थे। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि इस विशेष विषय पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? अब तो जांच रिपोर्ट भी आ गई उन वीडियोस की जिसको आम आदमी पार्टी फेक बता रही थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि कैसे उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। क्या कहेंगे? ये केजरीवाल की मजबूरी है। इसका मतलब जो धोखे जनता को और जो लूट सत्येंद्र जैन जिसमें सम्मिलित हैं, उसमें निश्चित रूप से केजरीवाल का हिस्सा है। वरना क्यों कोई दागी मंत्री को, और विशेषतः वो मंत्री जो बलात्कारियों का समर्थक है, ऐसे व्यक्ति को क्यों कोई अपनी कैबिनेट में रखेगा? मैं आज केजरीवाल जी को चुनौती देती हूँ, अगर दम है और वाकई में अगर वो सत्य के साथ हैं, वाकई में अगर वो संस्कार के साथ हैं, तो एक बार तो सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निकाल कर देखें। जेएनयू में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्राह्मण विरोधी, वैश्य विरोधी नारेबाजी लिखी हुई है दीवार पर, उस पर आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से जेएनयू विवादों में आ गया। मैं इतना ही कहूँगी कि जो शैक्षिक संस्थान संस्कार का संचार करने के संस्थान हैं, मानवीय मूल्यों के संचार के लिए जाने चाहिए, उन शैक्षिक संस्थानों में इस प्रकार की टिप्पणियां न सिर्फ समाज को आहत करती हैं, बल्कि समाज के सामने एक प्रश्न भी उत्पन्न करती हैं कि ऐसे शैक्षिक संस्थान में इस प्रकार की गतिविधि करने वाले वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि वो ये दुस्साहस करेंगे और दंडित नहीं होंगे।
मैम 22 दिनों में 150 से ज़्यादा रैलियां, तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो ऐतिहासिक। अब ऐसे में क्या लगता है 2024 से पहले का ये सेमीफाइनल गुजरात जीत लिया तो देश जीत देखिए, लिया। जब से नरेंद्र भाई मोदी भारत की राजनीति में एक नए सूरज के रूप में विद्यमान हुए, तब से लेकर हर चुनाव आप हमारा सेमीफाइनल मानते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी, 2 बार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम फाइनल खेल चुके हैं, 14 और 19, और दोनों में ऐतिहासिक जीत हुई। 24 में भी निश्चिंत रहिए, जीत भाजपा की और मोदी की ही होगी। विरोधी जो ललकार रहे हैं, एक बार उनको जरा आप किस अंदाज में उनको जवाब देंगे? कौन विरोधी? कांग्रेस। कहाँ है कांग्रेस? दिखाई दी आपको? आप इतने दिन से गुजरात में हैं। कांग्रेस को गांधी खानदान नहीं दिखाई दिया और जनता को कांग्रेस दिखाई नहीं दी। मैम महसाणा की जनता से आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि आपने सतत नितिन भाई को और भाजपा को बहुत प्रेम और सम्मान दिया। नितिन भाई ने ग्रास रूट पॉलिटिशियन जो कहते हैं, यहाँ से अपने जीवन की पॉलिटिकल यात्रा शुरुआत की, और आज वही नितिन पटेल हम सभी कार्यकर्ताओं का गौरव है कि हमारे साथ इस रोड शो में जनता के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद मिले, इसके लिए तत्परता से उपस्थित है। तो जो सम्मान और प्रेम नितिन भाई को प्राप्त हुआ है, जो सम्मान और प्रेम नरेंद्र भाई को प्राप्त हुआ है, वही सम्मान और प्रेम हमारे उम्मीदवार को प्राप्त होगा। और आज की ये रैली तो विजय यात्रा है, जनता के विश्वास की यात्रा है। तो मैं करसन भाई को अपनी ओर से पहले से एडवांस में अभिनंदन दे रही हूँ। मैम आप गुजराती भी हैं, गुजरात की पूरी जनता को आप क्या कहेंगे गुजराती अंदाज में? માત્ર આટલું જ કહીશ, 5 તારીખે આપ શ્રીઓ બધા ફરી એકવાર મતદાન કેન્દ્ર પર પધારીને લોકતંત્રને તાકાત આપવા માટે, ગુજરાતને તાકાત આપવા માટે પોલિંગ બૂથ પર જઈ ભાજપને વોટ આપો, મારી આ જ વિનંતી છે। થેન્ક યુ।